हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर एलएलबी फर्स्ट सेम के एलएलबी फर्स्ट ईयर और जो फर्स्ट सेमेस्टर के सभी एक्टों पे यानी सभी सब्जेक्टों पे तुम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बता दो सर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बता दो। तो अब से पहले मैं ज्यूरिस के और कॉन्स्टिट्यूशन के और अब मैं आप दो के करा चुका हूँ। आज मैं कराने वाला हूँ आपको टॉर्ट। और एक बात मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो बच्चे ये कहते हैं या जो ये सोचते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब होता है जैसे 100 नंबर का हमारा पेपर है, उसमें से 50 या 60 प्लस का हमारा पेपर फंस जाए। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है ये। इम्पोर्टेंट का मतलब आप ये मत समझना कि 100 में से 100 का पेपर यहीं से आएगा, ठीक है ना। हाँ, 100 में से 100 का पेपर कब आएगा? जितनी मैं वीडियो डाल रहा हूँ मैं उन टॉपिकों पे डाल रहा हूँ जो पूरा ही पेपर में फंसेगा। अगर हम सभी वीडियो को देखते हैं तो हमारा 100/100 पेपर फंसता है। और आप जो बच्चे ये सोचते हैं 50 या 60 नंबर का फंस जाए और इतने नंबर हमारे आ जाएं, तो उनके लिए होता है इम्पोर्टेंट कि कुछ चीज़ तो पता चले जो आनी ही आनी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो हैं जो आने ही आने हैं, इनमें से कोई काट नहीं सकता है, ठीक है ना। इसके अदर वो तैयारियां होती हैं जिसमें हम ज़्यादा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं और जो पूरे पेपर की प्रिपरेशन होती है। और मैं धीरे धीरे आपके लिए प्रत्येक दिन 4-5 वीडियो डाल रहा हूँ। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, नहीं लाइक करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो। आपको धीरे धीरे सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सभी के लिए ये नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे। अभी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो फर्स्ट वालों को क्लियर कर दिया जाए सारी चीज़ें। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपकी डेट शीट को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, क्योंकि अभी पहले ज्यूरिस का पेपर है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर टॉर्ट। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जैसे जैसे पेपर होगा उसी के हिसाब से मैं आपकी वीडियो डालता जा रहा हूँ। और इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज सभी की मैं तुम्हें प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा उनकी तैयारी करते रहो, ठीक है ना। और आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप इतनी मेहनत करते हो, वीडियो को देखते हो, तो कमेंट करके भी बताया दिया करो कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है नहीं। और दूसरी बात, जैसे मेरे पास एक छोटी सी ये डायरी है, अपने पास एक ऐसी डायरी रखा करो और कोई इंपॉर्टेंट जैसे बात आती है उसे तुम नोट कर लिया करो, ठीक है ना, नोट कर लिया करो। और इसका जो आप मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ इनको उतार के एक कॉपी में, फिर अपनी कॉपी जो आपके यूनिक हो या आपकी किताब हो, जो भी आपके पास मटेरियल हो जिससे आप तैयारी कर रहे हो, उसमें ये टिक लगा लेना। और जो मैंने इसमें क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें से 4-5 क्वेश्चन मैं इम्पोर्टेंट डाल चुका हूँ वीडियो में, आप वहाँ से भी जाके वीडियो को देख सकते हो। टॉट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं और पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। बच्चे सोचते हैं कि सर ये तो बातें कर रहे हैं, इस वीडियो को यहाँ से स्किप करो। भाई मैं बातें नहीं कर रहा होता हूँ, आपको बहुत कुछ समझाता हूँ। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक तो अपने आप में ही टफ विषय है और आप उसे समझते नहीं हो। देखो ज्यूरिस्प्रूडेंस टफ क्यों लग रही है, देखो 10th और 12th और BA, BSc, BCom जो भी आप डिप्लोमा करके आए हो, 3 इयर्स का कोर्स करके आए हो, उसमें जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो 10th और 12th तक के होते हैं, वो और जो हमें मिले जुले रहते हैं। लेकिन जब हम LLB में प्रवेश करते हैं तो हमें एक नए सब्जेक्ट के सामने फेस करना होता है, ठीक है। ज्यूरिस लॉ बिल्कुल ही न्यू होती है। थोड़ी बहुत हम कॉन्स्टिट्यूशन तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं अदर सब, लेकिन और सब चीज़ें सब न्यू होते हैं। तो जब हम कभी नई चीज़ में हम एंट्री करते हैं तो थोड़ा टफ तो होता ही है, यही अंतर है सिर्फ इसका, इसी वजह से ये टफ लगती है। अब बोलोगे सर इसे आसान कैसे बनाया जाए? जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लिखकर राइटिंग करके, राइटिंग सेक्शन मोड पे चले जाओ, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लिख लिख के देखो। आपने एक क्वेश्चन तैयार करा, राइटिंग मोड पे जाओ, फिर दोबारा जाओ, फिर उसे ये पढ़ो,
पहले सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है हमारा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। सेकंड स्टेप होता है हमारा क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से। सेकंड स्टेप होता है फिर उस क्वेश्चन का आंसर 2 से 3 टाइम हमें पढ़ना है, सिर्फ रीड करना है, याद नहीं करना है, सिर्फ रीड करना है। थर्ड टाइम पे इसके नोट्स बनाओ अपनी लैंग्वेज में, जो तुम्हारी समझ में आया है उस तरीके से, फिर उसे याद वाले मोड पे जाओ, फिर उसे याद करो, है ना, लर्न करो। लर्न करने के बाद फिर 4th नंबर पे जो हमने याद करा है उसे राइटिंग सेक्शन पे जाइए, ठीक है ना। और ये 2 टाइम एक क्वेश्चन को लिख के देखो, फिर देखना आपके कितने अच्छे नंबर आते हैं। फिर हमें 2 टाइम राइटिंग मोड पे जाना है। जब तक हम देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को बच्चे पढ़ते नहीं है, वो 1-2 शब्द देखते हैं कि हाँ ये ही चीज़ पूछ रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसका आंसर 2 टाइम अच्छे से रीड करना है या नोट्स बनाओ अपने। अगर पहले अवेलेबल हैं तो उनको 2 टाइम रीड करो, अगर नोट्स बनाने हैं तो रीड करके, जैसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन है ज़्यादा बड़ा है, पढ़ के उसके फिर अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, फिर उसे कम से कम 2 टाइम लिख के देखो। जब आपके नंबर ना आए तब कहना, ये होता है हमारा पढ़ने का मोड, सही है ना। इस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। और दूसरी बात, एक बात ध्यान रखो, अपना टाइम सेट करो कि हमें कितने घंटे पढ़ना है। प्रत्येक एक्ट को या प्रत्येक सब्जेक्ट को हमें के 1 आवर देना है या 2 आवर देने हैं, इस वाले सब्जेक्ट को इतना देना है, हमें किस टाइम पढ़ना है, ये चीज़ें अपना टाइम टेबल सेट करो, ठीक है ना। दूसरी बात, जो भी आप पढ़ो उसे लिख के ज़रूर देखो, ठीक है ना। और अब मैं बता रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप फिर मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब होता है 50 to 60% हमारा पेपर का फंसना, ठीक है। इस इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि मैंने दूरबीन से उसका फोटो कॉपी कर लिया है या मैं कोई ज्योतिषी हूँ जो मैंने पूरा स्कैन करके पेपर आपको बता दिया। 100/100 तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतना है जो मैं नोट्स तैयार करा के आपको दे रहा हूँ, अगर आप उनकी पूरी प्रिपरेशन करते हो तब आप 100 में से 100% सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज है उसे 50 से 60 नंबर आप ला सकते हो, ठीक है ना। अब कहोगे कि सर हमें तो ज़्यादा नंबर चाहिए। ज़्यादा नंबर के लिए जितनी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, वीडियो को अच्छी तरीके से देखो, नोट्स बनाओ, प्रिपेयर करो। और एक बात मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिन बच्चों को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर नोट्स की जगह हमें अपने PDF ही हमें दे दो, तो भाई एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई PDF तो ऐसे प्राप्त नहीं हो पाएंगे, ठीक है। PDF के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें PDF आपको दे देंगे। लेकिन जो बच्चे केवल यूनिक से अपनी तैयारी करना चाहते हैं कि सर हमें तो अपनी यूनिक से तैयारी करनी है और हमें नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यूनिक के लिए कमेंट करें। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे, मैं यूनिक को रख के, जैसे यहाँ पे मैंने रख रखा है, यूनिक में से आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ से करा दूंगा, ठीक है ना। कितना करना है, क्या क्या करना है, और आप फिर भी 50 से 60 प्लस नंबर, उसमें 50 से 60 के अंदर नंबर ले आओगे जब मैं यूनिक से पढ़ाऊंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर जिन क्वेश्चनों के मैं क्वेश्चन नहीं डाल पाया हूँ और आंसर नहीं डाल पाया हूँ, और जो आपको नोट्स नहीं बना पा रहे हो, तो मैं क्या यूनिक से पढ़ना चाहते हो, यूनिक के लिए बच्चे कमेंट करो, ठीक है। मैं फिर आपको यूनिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, ठीक है ना। अब मैं आपको टॉट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूं। देखो ये बात कोई बकवास वाली बात नहीं थी, ये भी तुम्हारे एक पेपर का आधार ही है ना। और दूसरी बात, आपको साफ साफ राइटिंग में लिखना है, ठीक है ना। मैं बता चुका हूँ कि पेपर को आप कैसे तैयार करोगे, यही नहीं है कि बस नोट्स बना लिए, तैयारी कैसे करनी है, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन, टॉट अपकृत्य। इसका जो कोड होता है 1003 होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। पहला है हमारा कठोर क्वेश्चन, कठोर दायित्व का सिद्धांत और पूर्ण दायित्व का सिद्धांत
से क्या तात्पर्य है? दोनों की मार्गदर्शन दर्शक वादों की मदद से व्याख्या करो। देखो, कठोर दायित्व का सिद्धांत और पूर्ण दायित्व का सिद्धांत क्या है? दोनों की मार्गदर्शक वादों से मदद से व्याख्या करो। देखो, वाद का मतलब होता है केस, मैं आपको बता चुका हूं। वादों की सहायता से कठोर दायित्व का भी एक वाद बताना है, केस बताना है, और पूर्ण दायित्व का भी एक केस बताना है। और आपको एक बात बता दूं, आप अपने पेपर में जब आप पेपर देने जाओ, आप जितने केस लिखोगे आपको उतने ही ज्यादा नंबर मिलेंगे। जितने आप केस ज्यादा लिखते हो उतने ही आपके नंबर ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। केस ज्यादा से ज्यादा लिखने हैं हमें, है ना। दूसरा है हमारा मानहानि। मानहानि का अर्थ व परिभाषा को परिभाषित कीजिए और अपमान, अपवचन या अपलेखन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। अपवचन तथा अपलेखन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। मानहानि का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से हैं ये वाले, वेरी इंपॉर्टेंट जो फंसते ही हैं अधिकतर, ठीक है ना। और मानहानि का भी मैं अब से पहले वीडियो डाल चुका हूं मानहानि के ऊपर। तीसरा है अपकृत्य विधि में सभी व्यक्ति दावा कर सकते हैं और सब पर दावा किया जा सकता है, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस प्रकार होता है, कौन दावा नहीं कर सकता और किस पर दावा नहीं किया जा सकता, या कौन दावा कर सकता है कौन दावा नहीं कर सकता है, इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका भी मैं यूट्यूब पे आंसर डाल चुका हूं, इस वाले प्रश्न का यूट्यूब पे देख लेना। और एक हो, यह है 4th नंबर का, अपताप बाधा के विषय में आप क्या जानते हैं? इसके तत्वों की चर्चा कीजिए। अपताप कितने प्रकार के होते हैं तथा उनके कौन कौन से उपचार उपलब्ध हैं, बताइए। देखो, अपताप को हम अपदूषण भी कहते हैं। अपताप को ध्यान रखना इस बात को। अपताप को हम बाधा भी कहते हैं, अपदूषण भी कहते हैं, अपदूषण, और इसे लोक अपदूषण भी कहते हैं, ठीक है। आप ये इसके 4 नाम है, 1st, 2nd, 3rd, 4th। अगर किसी भी नाम से आ जाए तो आप परेशान ना होना, आपके सामने में ये चीजें बता चुका हूँ, इन 4 नामों से भी ये आ सकता है। और इसकी वीडियो में अपने YouTube चैनल पे डाल चुका हूँ, आप YouTube पे जाके इसके आंसर को देख सकते हो, समझ सकते हो ना। पढ़ते हैं प्रश्न। अपताप बाधा के विषय में आप क्या जानते हैं? इसके तत्वों की चर्चा कीजिए। अपताप कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, यानी अपताप बाधा कितने प्रकार की होती है तथा उनके कौन कौन से उपचार उपलब्ध हैं। देखो, अपताप यानी बाधा कितने प्रकार की होती है? बाधा 2 प्रकार की होती है, एक तो सार्वजनिक बाधा होती है और एक व्यक्तिगत बाधा होती है। इसको आप जब जाके मेरे YouTube चैनल पर देखोगे, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसे समझाया हुआ है। और यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। और एक बात और बता दूं, ये जो मानहानि है, मानहानि के 2 क्वेश्चन हैं जो मैं अपनी वीडियो में अब से पहले डाल चुका हूं, ठीक है ना। एक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन दिए गए शब्दों उपभोक्ता एवं सेवा की व्याख्या कीजिए। क्या आप इन शब्दों को विस्तारित किए जाने के पक्षधर हैं? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, ठीक है ना। और ये वाला जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यह सबसे ज़्यादा 10 नंबर में पूछा जाता है। ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यह 10 नंबर में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। और ये कभी कभा 20 नंबर में भी आ जाता है, तो यानी कि, और कभी कभा क्या होता है, ये 10 में भी आ जाता है, 20 में भी आ जाता है। तो इसलिए यह क्वेश्चन भी हमारा क्या बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। इसको याद कर लेना आप। आगे चलते हैं। फिर है हमारा जिला उपभोक्ता फॉर्म का क्षेत्राधिकार एवं अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन के लिए। देखो, जिला उपभोक्ता फॉर्म में अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया है उसका वर्णन करो। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, शुरू के ये जो 5 क्वेश्चन है, तो इनमें से तो ये मान लो डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन 2-3 फंसने ही वाले हैं आपके, ठीक है ना। और देखते हैं
रोलैंड वर्सेस फ्लेचर में जो नियम है क्या गुंजाइश है? भोपाल गैस त्रासदी का हवाला भी दीजिए। देखो मैं एक क्वेश्चन कराया था आपको, भोपाल गैस दुर्घटना में करा चुका हूं। और ये जो भोपाल गैस दुर्घटना है, भोपाल गैस दुर्घटना वाला, ये इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से काफी बार आ जाता है, 10 में भी आ जाता है और कभी कभार 20 में भी आ जाता है। और उसे, इसको भोपाल गैस दुर्घटना को कभी कभार किस नाम से बूझ लेते हैं? रोलैंड एंड फ्लेचर के बाद के अनुसार रायलैंड बनाम फ्लेचर, इस नाम से भी इस प्रश्न को कभी कभार बूझ लिया जाता है। इसका भी मतलब यही, ये बात उसमें दिया गया है भोपाल गैस दुर्घटना में, भोपाल गैस वाले में, ठीक है। तो इसको तुम ध्यान रखना, ये इस नाम से भी आ सकता है, इस नाम से भी आ सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रोलैंड वर्सेस फ्लेचर में जो नियम है उसकी क्या गुंजाइश है? भोपाल गैस त्रासदी का हवाला दीजिए, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। अपकृत्य क्या होता है? अपकृत्य के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। प्रोफेसर सामंड, बीनफील्ड और फ्रेजर की परिभाषा क्या है? देखो अपकृत्य क्या है, देखो इसका जो सब्जेक्ट का नाम है, जो एक्ट है हमारा अपकृत्य यानी टॉर्ट, इसका नाम ही ये है अपकृत्य। तो अपकृत्य क्या होता है? जब जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में ही अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हमारा पढ़ना बेकार है। तो यहाँ कह रहा है जो हम सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का क्या मतलब है, क्या कहते हैं? अपकृत्य क्या होता है? अपकृत्य के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। प्रोफेसर सामंड, वीनफील्ड और फ्रेजर की परिभाषा क्या है? देखो अपकृत्य यानी टॉर्ट, भाई इसी सब्जेक्ट को तो पढ़ रहे हैं और इसी सब्जेक्ट के बारे में हमें नॉलेज ना हो तो हमारा पढ़ना बेकार है। और ये जो नाम दिए गए हैं प्रोफेसर सामंड, बीनफील्ड और फ्रेजर, ये इनकी परिभाषा इस अपकृत्य में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटों में बनता है, ठीक है ना। ये थे 8 क्वेश्चन। ये 8 क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए जो जिनके पास तैयारी करने के लिए समय कम है, नोट्स प्रॉपर नहीं है, तो उन बच्चों के लिए है। और उन पे जो थोड़े जिनकी थोड़ी समझ कम है, जो मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, टाइम कम है किसी कारणवश से, तो उनके लिए है ये 50 से 60 नंबर लाने का आसान तरीका। 5, 6, 7, 8 क्वेश्चनों को रेडी करो और ये शुरू के 5-6 क्वेश्चन जो इसमें मैंने दिए हैं, इनके मैं यूट्यूब चैनल पे अपने पे वीडियो डाल चुका हूँ। आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा और मन लगा के तैयारी करो, ठीक है ना। और राइटिंग सेक्शन मोड पे ज्यादा रहो। जितनी आप राइटिंग करोगे, लिख के देखोगे, उतना आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है ना। और आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और करवाओ, अपने दोस्तों के पास शेयर करो और उनसे वार्तालाप करो इस चैनल के बारे में, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।